हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम आप लोगों की 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी का 6 चैप्टर मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया कर रहे हैं बेटा। इससे पहले मैं इसकी दो एक्सरसाइजेस 6.1 और 6.2 अपलोड कर चुकी हूँ। तो बेटा आज इसकी 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब सेक्टर क्या है हमारे पास, यहाँ पे ना कोई सर्कल है बेटा। ठीक है, ये कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर है। यहाँ पे ए बी कोई आर्क है। ठीक है, अगर मैं आर्क के एंड पॉइंट्स को इस सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दे रही हूँ तो ये जो पोर्शन हो गया ना, इसको हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, देखो ये सेक्टर जो है ना, ये क्या है, इस पूरे सर्कल का ही कुछ पार्ट है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पर यहाँ पे ना एंगल भी दे रखा है, इसमें कुछ एंगल भी मेंशन्ड होगा। ठीक है, तो ये थीटा की भी यहाँ पे बात हो रही है, तो उसका भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला, पूरा सेक्टर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया। पाई आर स्क्वायर होता है, तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद भी रख सकोगे। तो यहाँ पे थीटा अपॉन 360 डिग्री लग जाए। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज में कुछ कराया ना फॉर्मूला कि लेंथ ऑफ आर्क होती है, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि आर्क का मतलब क्या हो गया, इसके पूरे पेरीमीटर का ही कुछ हिस्सा हुआ। और पेरीमीटर का या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। उसी तरह से यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला हमारा इस एक्सरसाइज में ज्यादातर यूज होना है। ये वाला फॉर्मूला मैं पिछला इसलिए रिमाइंड करा रही हूँ ताकि आप दोनों कंपेयर करके दोनों का फॉर्मूला याद रख सको। क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना देखा है यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। और यहाँ पे हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला लिखा, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री, यहाँ पे नीचे 360 डिग्री। पाई इन्होंने बोला है कि जब तक आपको कुछ और लेने को वैल्यू ना बोला जाए, आप 22/7 ही लेंगे। ठीक है, अपॉन 7। और आर स्क्वायर कितना है, 7 इंटू 7, आर इज इक्वल टू 7। ठीक है, कटिंग करते हैं, 66 360 डिग्री होता है और ये 7 और 7 आपस में कट हो गए। ठीक है, और ये 2 के टेबल में कट हो रहे हैं, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 11 आ गया। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 11 इंटू 7 77 अपॉन 3। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ दे रहे हो तब भी ठीक है, पर अगर आप इसको डिवाइड कर लोगे ना जब, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डेसिमल प्लेस तक निकाल दो या 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो बच्चे बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है ना, तो आप कैलकुलेट फटाफट 1 मिनट में कर भी लोगे। कई बार क्या होता है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन आ जाती है, तो मैं आपको सजेशन ये दूंगी कि आप ना तब थोड़ी सी ना यहाँ पे ही आंसर छोड़ दिया करो, फिर अगर बाकी का पेपर पूरा कर लो और लास्ट में जब आप चेक करने आए हो ना तब इसकी कैलकुलेशन कर लो। क्योंकि अगर यहाँ पे आपका ये इतना भी कर लोगे ना, इससे तो मार्क्स कटते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कट भी जाएंगे तो आधा नंबर कट जाएगा। पर लंबी लंबी कैलकुलेशंस करने लग जाओगे ना, तो ऐसा ना हो कि आपका बाकी का पेपर रह जाए। ठीक है, और अगर ऐसी इजी सी कैलकुलेशन है तो कर ही लो। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट मतलब क्वार्टर सर्कल, मतलब कि अगर ये कोई सर्कल है तो इसका मैं इसको 4 हिस्सों में अगर बांट दे रही हूँ, ठीक है, तो इसका ये 4th पार्ट, 1/4 पार्ट, ठीक है, इस 1/4 पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इतना पोर्शन, अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर ले रही हूँ, ठीक है, सर्कल का 1/4 हिस्सा, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एरिया क्वाड्रेंट निकालना है, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका 1/4 पोर्शन ही तो है ना। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ पे हमें बेटा रेडियस नहीं दे रहा, मतलब आर तो हमें चाहिए होगा ना, पर रेडियस नहीं दे रखा, हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा। तो पहले उससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें रेडियस निकालना पड़ेगा। एज वी नो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, यहाँ पे 44 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, हमें गिवन है दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 दे रखा है हमें।
तो पाई की वैल्यू मैंने बोला था जब तक आपको नहीं बोला जाए कोई और वैल्यू लेने को तो आपने 22/7 ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, तो आर इधर अकेला छोड़ दो, बाकी क्या करेंगे 44, ये 7 नीचे डिनोमिनेटर में तो उसी तरफ जाके ये ऊपर हो जाएगा, और ये जो दोनों टर्म ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो ये कितना गया, तो इसको 2 से कट किया तो 22 आ गया, 22 ये 1 आ गया, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर बच्चे क्या आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब हमें निकालना क्या बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। और क्वाड्रेंट का एरिया किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 को 1/4 रहने दिया, ये 22/7 ले लिया, और रेडियस कितना आया था हमारे पास 7, ठीक है। 7 इंटू 7, 7 और 7 की कटिंग हो रही है, ये 2 11 आ गया, तो इसने कटिंग कर ली, ठीक है। तो 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77/, ठीक है। जब 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 38.5 और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। अभी तक तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आ रहे हैं इसके। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। अब क्या बोल रहे हैं बेटा कि जो मिनट हैंड है ना, यहाँ पे ये कोई क्लॉक है, ठीक है, ये कोई क्लॉक है, ठीक है, और जो इसकी मिनट हैंड है ना उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, अगर मैं ना यहाँ पे आपको कोई वॉच दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे जो ये मिनट हैंड है ना बेटा, इसकी जो लेंथ होती है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ऑलमोस्ट ये जो सर्कल है ना इसको यहाँ पे टच ही कर रही होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ मिनट हैंड किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, और वो कितना देर का है, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है बेटा, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ मिनट हैंड की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये मिनट हैंड है जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट सर्कल को टच ही कर रही है, ठीक है। 10 मिनट में यहाँ से चल के यहाँ तक आने में कितना एरिया कवर करेगी। अगर ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, तो ये मिनट हैंड जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको कितना एरिया कवर करना पड़ेगा, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। देखने में आपको ये कौन सी किस तरह की फिगर लग रही है, ये एक सेक्टर है, ठीक है, पर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का तरीका होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर ना, ठीक है। आर तो अब हमारे पास आ गया, पाई भी हमें पता होता है, ठीक है, पर हमारे पास यहाँ पे थीटा नहीं है कितना, तो हमें यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा ये थीटा कितना है, ठीक है। अगर ये मिनट हैंड बेटा यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले रही है, तो वो कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट करेगी, यहाँ से ये पूरा एंगल दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री ना, तो ये कंप्लीट एंगल बनाएगी, ठीक है। तो यानी उसने 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाया, 360 डिग्री। फिर वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 60, इसी तरह से करते हैं ना यूनिटरी मेथड में। और 10 मिनट्स में कितना बनाएगी, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैं लिख दे रही हूँ एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स कितना बनाएगी बेटा, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। मेड बाय लिख दो या सबटेंडेड बाय लिख लो बेटा, एक ही बात होती है, ठीक है। सबटेंडेड बाय और एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट पूरा लिख लेना चाहिए आप, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60, यूनिटरी मेथड किया हुआ है आप लोगों ने, है ना। और एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड यहाँ पे कितनी के लिए करना है हमें, 10 मिनट्स में, तो 10 मिनट्स में बच्चे ये मिनट हैंड कितना एंगल सबटेंड कर रही है, दैट इज इक्वल टू 300/60 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। इसको हमने कैलकुलेशन की 61 सा 66 सा दैट इज इक्वल टू 60। अब क्या आ गया हमारे पास, एंगल भी आ गया, ठीक है, ये थीटा भी आ गया, अब तो कुछ करने को रह ही नहीं गया। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, नीचे 360 डिग्री है, पाई 22/7 ही लेना है जब तक कुछ और मेंशन ना किया जाए, और रेडियस 7 है, यहाँ से यहाँ पे कटिंग कर दी, 61 जा 66 जा, ठीक है, ये दोनों भी कटिंग हो रही है 11 और 3, ठीक है, ये 2 के टेबल में कटिंग कर दी, 7 11 जा 77/3। फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने किया था तभी यही कैलकुलेशन आई थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है
25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, यहाँ पे बोला है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, तो मैं वो भी लिख देती हूँ, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, ठीक है, कितनी देर में, इन 10 मिनट्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया ना वो वहां पे लिख दिया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना पड़ना था, और थीटा के लिए हमने यूनिटरी मेथड लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अ chord of this circle of radius 10 centimeter subtends 90 degree at the center, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमें, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, और सेकंड मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ ना सबटेंड 90 डिग्री एट सेंटर, सबटेंड 270 डिग्री एट सेंटर, ये आप लोगों को नहीं दिया होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को खुद ही सोचना है कि अगर ये कोई सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक सेक्टर है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, इसका नाम मैं अगर चल ए बी दे रही हूँ, तो हमें इसका एरिया पहले फाइंड आउट करना है। ये वाला सेक्टर, इस सेक्टर को हम क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। ठीक है बेटा, ये माइनर सेक्टर हो गया ना, और जो इस सर्कल का बाकी सारा पोर्शन जो कि अनशेडेड है, इसको हम मेजर सेक्टर ही कहेंगे। ये भी तो एक सेक्टर ही हो गया ना, मैंने जैसे कि बताया था कि अगर कोई आर्क है, आर्क के एंड पॉइंट्स को हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो उसको हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी तो एक आर्क ही है ना, इसके एंड पॉइंट्स को हमने सेंटर से ज्वाइन किया है, तो ये भी तो एक सेक्टर ही बन गया ना। इस तरह के सेक्टर को हम कहते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन में नहीं लिखोगे, क्वेश्चन में सिर्फ आप इसकी इतनी सी फिगर बना देना। ठीक है, ये सब कुछ नहीं लिखना आपने, ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, और रेडियस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड आउट करना है हमें बच्चे, दैट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, नीचे 360 डिग्री, पाई यहाँ पे बोला गया कि 3.14 लेंगे। ठीक है, जब आपको बोला गया है कि कुछ और वैल्यू ले लो तो आप ले लोगे, नहीं तो आप 22/7 ले लोगे। ठीक है, यहाँ पे रेडियस कितना है 10, तो 10 इंटू 10 आ गया ना बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये कितना गया 91 सा 94 सा। ठीक है, 3.14 को हम 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 314/4 आ जाएगा। ये कटिंग हो रही है इसकी 2 पे कटिंग कर दे रही हूँ मैं, तो 2 पे कटिंग करके ये कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 157, और नीचे 2 आ गया। ठीक है, तो 157 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, इसकी 2 से डिवाइड करी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 78.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, इसको डिवाइड करते हैं 78.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया बेटा, और आगे क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसमें आपको दिया नहीं होगा कि इसका एंगल 270 डिग्री बनना है, तो ये आपको पता होना चाहिए 270 डिग्री एंगल किस तरह से बन गया। बेटा देखो ये सर्कल है ना, तो सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, और जो इसके माइनर सेक्टर है इसका एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इसमें ये एंगल कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री तो बन जाएगा ना। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है, उसमें से 90 डिग्री हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेजर सेक्टर को बनाने के लिए जो एंगल रिक्वायर्ड है वो कितना होगा, 270 डिग्री। ठीक है, तो ये मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे आगे, तो एरिया ऑफ क्या फाइंड आउट करना है हमें, मेजर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, वो उसका भी फॉर्मूला ये लगेगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेक्टर का एरिया तो यही होता है। अब यहाँ पे थीटा कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री अपॉन नीचे कितना है 360 डिग्री, पाई 3.14 है, और आर कितना दे रखा है हमें, अभी भी 10 ही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शो भी करूंगी बच्चे कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस क्या किया था हमने बेटा, उसमें से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 270 डिग्री, तो यहाँ पे 270 डिग्री कैसे आ गया, कंप्लीट एंगल में से हमने 90 डिग्री को माइनस कर दिया। ठीक है, आगे इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये 93 सा 94 सा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा बच्चे, ये 2 पे इसकी कटिंग हो जाएगी, 1.57 आ जाएगी। ठीक है, तो उसको सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू
3 इंटू 1.57 इंटू 10 ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 157/2, 1.57 इंटू 100 इज इक्वल टू 157 आ जाएगा। तो 3 इंटू 157/2, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मैंने इसकी कटिंग की हुई है, 157 को 2 से डिवाइड किया तो 78.2 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे भी कर दे रही हूँ, तो ये 78.2 आ गया। और जब हम इसको 78.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया बेटा। इसका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया 78.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया दैट इज इक्वल टू 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मैं फाइंड आउट करना था। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे सेगमेंट क्या है बच्चे, यहाँ पे कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल में यहाँ पे कोई कोड दे रखी है, ठीक है, ये जो कोड है ना, इसके ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। तो ये वाला पोर्शन सेगमेंट माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और ये जो पोर्शन बच गया इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो इसका सेगमेंट का एरिया निकालने का क्या तरीका होगा, यहाँ पे ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, जैसे हमने पहले सेक्टर बनाया था ना, वहां पे भी मैं अभी सेक्टर ही बना दे रही हूँ। तो अगर सेक्टर में से, अगर ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये सेक्टर हो जाएगा ना, ठीक है, अगर सेक्टर में से मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, कोड है ना, इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया, अगर मैं पूरे सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, है ना, तो मेरे पास ये वाले पोर्शन का ही तो एरिया आ जाएगा ना, ठीक है, यही तो मैंने एरिया फाइंड आउट करना है इसमें। इन्होंने बोला है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया निकाल लो, तो पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे। माइनर सेगमेंट के एरिया का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। उसमें क्या दे रखा है, रेडियस इज इक्वल टू कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दे रखा है बच्चे, 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 360 डिग्री, पाई यहाँ पे 3.14 लेने को बोला गया हमें, ठीक है, और आर कितना है यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 15 है, 15 इंटू 15, यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, ये 66 360 होता है। फिर आगे मैं क्या कर रही हूँ, इसको 3 के टेबल में काट दिया तो यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 5 आ गया, और इसको 2 के टेबल में कटिंग करी तो कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1.57, ठीक है। तो 1.57 को मैं मल्टीप्लाई अगर कर दे रही हूँ, 15 5 75, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या आ गया, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा बच्चे, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तभी तो ये सेगमेंट का एरिया आएगा ना। तो ट्राइंगल का एरिया हम किस तरह से निकालेंगे, देखो बच्चे, ये ट्राइंगल किस तरह की ट्राइंगल बन रही है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, और यहाँ बीच में एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। जो बच्चे ये ट्राइंगल है ना, देखो आपने ये क्या देखा कि इसका ये जो बीच का एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, ये भी इसका नाम है, ठीक है। आप लोगों को ने वैसे ये थ्योरम पढ़ रखी है कि जब ये सेंट्रल एंगल बनता है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है, पर मैं फिर भी आप लोगों को एक बार फिर से करवा देती हूँ। देखो, इन ट्राइंगल OAB हो, एंगल AOB इज इक्वल टू, आपको कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है हमें, ठीक है, और साथ में OA इज इक्वल टू कितना दिया है, OB है, वो किसके बराबर है, क्यों इक्वल है, बिकॉज दे आर इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। और हमें मालूम है कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका एंगल B इज इक्वल टू एंगल A हो जाएगा, इस ट्रायंगल में एंगल B इज इक्वल टू एंगल A हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है बच्चों। तो अब इन ट्रायंगल OAB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, हमने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। O हमें 60 डिग्री दे रखा है बच्चों,
ठीक है। और ए क्या है, उसको मैंने ए रहने दिया और बी को मैं ए से रिप्लेस कर दे रही हूँ, क्योंकि हमने पहले प्रूव कर दिया कि बी इज इक्वल टू ए है। तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम एंगल ए आ जाएगा और मैं 60 को दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ, तो कितना आ गया 180 माइनस 60, तो यहाँ पे 120 डिग्री आ गया। 2 टाइम एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए विल बी इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए है तो वो भी 60 डिग्री आ जाएगा, तो एंगल बी भी 60 डिग्री आ गया, और एंगल ओ तो हमें 60 डिग्री दे ही रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे हम साइड्स तो इक्वल नहीं प्रूव कर सकते, तो पर हमने एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दिया, तो हम बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इनटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हम आगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, अगर बच्चे आप लोगों को ये आपके टीचर ये सारी एक्सप्लेनेशन देने को बोल रहे हैं, आपके स्कूल में करवाया है, तब तो आप ये सारा कर लेना। ठीक है, कि आप इसको एक्सप्लेन करके लिख देना, या 5th चैप्टर में भी हम लोगों ने ये सारा प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा सा क्वेश्चन बन जाता है, तो आप सिर्फ इतना लिख दोगे, इन ट्राइंगल ओ ए बी एज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है ना। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो इसका मतलब है क्या बोलेंगे, बिकॉज सेंट्रल एंगल of triangle AOB is 60 degree. Therefore, triangle AOB will be an equilateral triangle. ठीक है, अगर आप इतना भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि 9th क्लास है ना, 9th क्लास बोर्ड की क्लास तो है नहीं। ठीक है, तो आपके टीचर्स जिस तरह से कराएंगे आप उसी तरह से कर लेना। अगर आपको बोला गया कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दो, तो आप यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन दे देना ये वाली, अगर नहीं तो आप सिर्फ इतना लिख दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इनटू साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे साइड क्या है बेटा, ओ ए ओ बी और ए बी इसकी साइड है। ठीक है, तो ओ ए कितना है, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, और रेडियस कितना देर का, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू साइड कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। ठीक है, और √3 की वैल्यू हमें बोला गया है यहाँ पे 1.73 लेंगे आप, तो उसकी वैल्यू मैंने 1.73 लिख दी। 15 का स्क्वायर 225 होता है, अपॉन 4 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.73 मल्टीप्लाई बाय 225 करेंगे इक्वल टू 389.25। ठीक है, अपॉन 4 अभी भी है यहाँ पे। ठीक है, तो और जब हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, दैट विल बी इक्वल टू 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया बच्चे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, और हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, एओबी। ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया मैंने बोला था ना, यहाँ पे माइनर लिख लेना, तो माइनर सेक्टर का एरिया हमने कितना निकाला, दैट इज इक्वल टू 117.75 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और माइनस क्या किया हमें, 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने उसमें से माइनस कर दिया। जब 117.75 में से 97.31 हमने माइनस किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20.44 एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। ठीक है, अब आगे हमें इसके मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किस तरह से निकालेंगे, आगे मैं इस पेज पे कर लेती हूँ। देखो क्या है बच्चे, अगर ये कोई सर्कल है ना, ठीक है, इसका मैंने सर्कल में से ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया पहले से। ठीक है, ये हमने अभी निकाला है, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं ये पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूं और उसमें से ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा ना बच्चे। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, पहले सर्कल का एरिया निकाल दूंगी, उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूंगी, और सर्कल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं बेटा,
तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेने को बोली है और r इज इक्वल टू 15 है, इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 3.14 इंटू 225। 15 15 सा 225, ठीक है। जब 225 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 706.50 सेंटीमीटर। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल आ गया बच्चे। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट विल बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, that will be equal to area of circle में से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है बेटा। एरिया ऑफ सर्कल हमने कितना निकाल लिया, 706.50 माइनस, इसमें से माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने क्या निकाला था, दैट इज इक्वल टू 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसमें से मैंने 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर दिया, ठीक है। जब इसको माइनस कर दिया तो माइनस करके हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 606.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 50 करके करेंगे ना इसको, तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं बेटा, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशंस बड़ी सी है। 6 क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, ए कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। क्या दे रखा है बच्चे, जैसे ये कार है, उसकी आगे क्या है, जैसे विंडशील्ड है या फ्रंट का ग्लास है ना, तो उसके ऊपर वाइपर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो वाइपर्स जो है ना, वो 2 वाइपर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 ही लगे होते हैं वैसे भी, ठीक है। और जो ये दोनों वाइपर्स इस तरह से कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। ओवरलैप का मतलब क्या हो गया, कि जैसे आमतौर पे तो कार वगैरह में वाइपर्स लगे होते हैं ना, कि जैसे ये वाइप कार का है, ठीक है, विंडशील्ड है, तो उसमें वाइपर किस तरह से लगा होता है कि जैसे ये वाइपर यहाँ तक कुछ कवर कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा वाइपर यहाँ पे लगा है, तो वो इतना कुछ ऐसे ऐसे करके एरिया कवर करता है, ठीक है। बीच में थोड़ा सा ही पोर्शन रह जाता है जो पूरी तरह से वाइप नहीं कर पाता, एक आपस में टकराते नहीं, क्योंकि जब ये वाला ब्लेड इधर होगा तो दूसरा ब्लेड भी इधर ही होगा, पर ये एरिया ओवरलैप हो जाता है। पर यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये जो वाइपर्स हैं ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे, यानी ये अपना अलग एरिया कवर कर रहा है, ये अलग। तो अब इसको ध्यान से देखो, तो ये कैश फिगर बन रही है, ये एक सेक्टर बन रहा है बच्चे, ये भी एक सेक्टर बन रहा है और ये भी एक सेक्टर बन रहा है। हमें सेक्टर्स के एरिया निकालने, एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे या पहले ही 2 से कर लेंगे, ठीक है। जिसमें थीटा कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, और रेडियस ऑफ सेक्टर कितना होगा, जितनी की ब्लेड की लेंथ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया स्वेप्ट by each wiper of car कितना होगा बेटा, that will be equal to area of sector whose radius कितना है, रेडियस कितना दे रखा है बच्चा, that is equal to length of blade, ठीक है। उसका रेडियस कितना हो जाएगा, जितनी की इस ब्लेड की लेंथ है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू कितना है, 28 सेंटीमीटर। और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 120 डिग्री, ठीक है। और हमें बोला है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड्स, ठीक है। तो यानी हमें टोटल एरिया, ये दोनों मिलके कितना टोटल एरिया स्वीप कर रहे हैं वो हमें बताना है, तो हम दोनों का इकट्ठा निकाल देते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ 2 ब्लेड्स कितना हो जाएगा बेटा, that will is equal to 2 into area of sector। और एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे 120 डिग्री हमें दे रखा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई ले लेंगे हम 22/7, और आर कितना दे रखा है 28 इंटू 28, ठीक है। 7 1 जा 7 4 जा 123 जा, ठीक है। आगे कुछ कटिंग हो रही है, नहीं आगे कुछ कटिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 2 जा 44 4 जा 176 इंटू 28/3 आ जाएगा बेटा। जब हम 176 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पास आ जाएगा 4928/3, और आगे इसको डिवाइड करके मिल जाएगा 1642.666, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बन जाएगा ना। तो जब इसको दूंगी डेसिमल को बाद 2 प्लेसेस में चेंज कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1642.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, यहाँ पे इसकी जगह 7, ठीक है बेटा। राउंड ऑफ का मैंने तरीका बताया था कि आप थर्ड प्लेस देख के सेकंड को करते हो, अगर थर्ड प्लेस
1 2 3 4 हो तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करते, अगर 5 6 7 8 9 हो तो इसमें हम +1 कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1642.62। और मैंने दोनों ब्लेड्स का इकट्ठा ही निकाल दिया, तो एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, तो क्या है, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1642.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 क्वेश्चन खत्म हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अ कोड ऑफ दिस सर्कल ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल ऑफ द 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, कोई सर्कल है, उसके अंदर एक कोड बनी, ठीक है, ये भी इसका नाम दे देती हूँ मैं, ये इसका सेंटर है और ये जो कोड है ना, सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो यानी ये सेंट्रल एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्या है, शो दैट द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 1/6 √3/4। बच्चे एक तो ना इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आर स्क्वायर इंटू 1/6 पाई माइनस √3/4। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, पाई अंदर है यहाँ पे। ठीक है, ये आप प्रूव करोगे यहाँ पे। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपको एक कोड दे रखी है जिसमें सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया था कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम किस तरह से निकालते हैं बेटा, सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को जब हम माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एरिया आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखते हैं बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर है, यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दे रखा है, रेडियस इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे बेटा 60 डिग्री दे रखा है अपॉन 360 डिग्री, पाई को पाई रहने देंगे क्योंकि पाई में ही आंसर चाहिए मुझे, और आर स्क्वायर को भी आर स्क्वायर रहने दिया, तो इसकी कटिंग होगी 66 और 360, तो सॉल्व करके क्या आ गया, 1/6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें पहले बताना पड़ेगा ये किस तरह की ट्राइंगल है। पहले मैं इसको 5th क्वेश्चन में आपको प्रूव करा चुकी हूँ। देखो बच्चे, ये ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक क्या है, यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है बच्चे। ठीक है, इसका रीजन क्या है, दे आर रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि अगर ट्राइंगल के किसी दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, और ओ ए का ऑपोजिट एंगल एंगल बी हो गया, और ओ बी का ऑपोजिट एंगल एंगल ए हो गया। रीजन दे दो, इन अ ट्राइंगल angles opposite to equal sides are equal। ठीक है बच्चे, ये आपको पता ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, B इज इक्वल टू ए हो गया। इन ट्राइंगल, अब हमने इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी थी। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए बी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी तो वो क्या होती है, दैट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल ए को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, एंगल ओ इज इक्वल टू हमें 60 डिग्री दे रखा है, उसकी वैल्यू मैंने 60 डिग्री पुट कर दी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए है, हमने पहले प्रूव कर दिया है, तो बी को मैं ए से रिप्लेस कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 2 टाइम एंगल ए प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 2 टाइम एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री, और 60 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम एंगल ए विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री आ गया, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 120 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब क्या है, बिकॉज हमें क्या है, एंगल ए 60 आ गया और एंगल बी भी 60 ही आ जाएगा, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए है, और साथ में एंगल ओ तो हमें पहले 60 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू √3/4
साइड स्क्वायर। ठीक, और बच्चे साइड कितनी है, ओ ए, ए बी एंड ओ बी इसकी साइड्स है ना, तो ओ ए कितना दे रखा है यहाँ पे आर है, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू √3/4, साइड कितनी आ जाएगी इंटू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, √3/4 आर स्क्वायर आ गई। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की वैल्यू आ गई। अब हमें आगे निकालना क्या बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट किस तरह से निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाला है हमने, 1/6 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने अभी कितना निकाला है, √3/4 आर स्क्वायर, √3/4 आर स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों, आर स्क्वायर इसमें से कॉमन निकल रहा है। जब यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर कितना बच गया, दैट इज इक्वल टू 1/6 पाई, और यहाँ पे कितना बच गया, √3/4। ये हमें प्रूव करना था, दैट एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1/6 पाई माइनस √3/4। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखो, मैंने जैसे आपको लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी बताया था, क्योंकि हमने ये 5th क्वेश्चन सेम ही किया हुआ है, तो मैंने तब भी आपको बोला था कि अगर आपके स्कूल टीचर्स बोल रहे हैं ये सारी एक्सप्लेनेशन देनी है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे आ गई, तब तो आप इसमें इतना सारा लिख देना। अदरवाइज अगर आप इस तरह से भी कर दोगे आप कि एज एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री है, एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, इसका सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB विल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 5th क्वेश्चन में भी बोला था कि अगर आपके टीचर्स बोल रहे हैं कि ये सारा एक्सप्लेन करो तो आप एक्सप्लेन कर लो, अदरवाइज आप इतना भी अगर दे दोगे तब भी चल जाएगा। वैसे भी बच्चे ये टफ तो है नहीं, बिल्कुल इजी सी एक्सप्लेनेशन है, अगर आप कर ही दोगे तो ज्यादा अच्छा है। 8th क्वेश्चन देखो बेटा, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, show that the ratio of the area of the triangle to the area of the circle is equal to 3√3/4 पाई। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसका रेशियो कितनी हो जाएगी, 3√3/4 पाई। ठीक है, और ये साइन क्या दे रखा है यहाँ पे, विच इज, इसका मतलब क्या है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.143। ठीक है, आपको यहाँ पे ये वैल्यू नहीं निकालनी बच्चे, सिर्फ इतना ही प्रूव करना है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.143 इन √3 और पाई की वैल्यू पुट कर दी तो ये वैल्यू आ गई। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है। वो ट्राइंगल किस तरह की ट्राइंगल है, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इसका रेडियस कितना है, आर दे रखा है। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल को मैं ABC मान ले रही हूँ, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंड वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये पहले मैं वही लिख दे रही हूँ, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और रेडियस हमें आर दे ही रखा है यहाँ। रेशियो किसकी निकालनी है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का तो मैंने एरिया बता दिया, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, √3/4 साइड स्क्वायर ही होता है ना इसका एरिया। तो अगर मैं इसकी ईच साइड को a अज्यूम कर ले रही हूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, पर बच्चे यहाँ पे a तो हमने खुद ही अज्यूम किया ना, यहाँ पे a की ऐसी कोई वैल्यू नहीं दे रखी, हमें सिर्फ r दे रखा है, r में इसको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब a और r में सीधा डायरेक्टली तो हमें कोई रिलेशन पता ही नहीं है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। पर अगर मैं यहाँ पे बच्चे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रही हूँ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये इसका सेंटर है, तो ये क्या होगा, ये सेंटर में से क्रॉस करेगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से OA कितना है, ये R है। AD यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और मैं ये पूरी AD है ना जो, ठीक है, इसको अगर मैं हाइट मान ले रही हूँ, इसकी वैल्यू मैं R की फॉर्म में निकाल लूंगी। तो उसके बाद में क्या करूंगी बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं A और H में भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ, और H की वैल्यू हमने पहले ही R की फॉर्म में निकाली होगी, तब ये A का और R का भी रिलेशन आपस में हो जाएगा। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC,
ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब बच्चे जब ना कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है ना, तो उसमें जो परपेंडिकुलर होता है, जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ना, तो वो अपने आप में मीडियन भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब डीबीसी का मिड पॉइंट भी होगा। पर ये ना इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है। जैसे मैंने एक स्केलन ट्राइंगल ड्रॉ कर दी मान लो, है ना, तो यहाँ पे तो देखो आपको ये मिड पॉइंट नहीं लग रहा ना, ये कम लग रही है और ये ज्यादा लग रही है। ठीक है, तो पर इक्विलेटरल ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो मीडियन भी होगा। तो मैं लिख दे रही हूं, एज ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो therefore AD will also be मीडियन ऑफ ट्राइंगल, इसका मीडियन भी होगा। ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमने सपोज कर लिया कि इसकी ईच साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ए है। हमने ये अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब क्या है, क्योंकि ये ए डी मीडियन भी है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी हो जाएगा ना, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। कितना दे रखा है हमें, ए है, तो ये हाफ ऑफ ए आ जाएगी और इसकी वैल्यू ए अपॉन 2 आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि आर की फॉर्म में एच की वैल्यू कितनी है। आप लोगों ने बेटा 9th क्लास के अपने फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और ये इसका मीडियन है, ये मीडियन है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड का मतलब कि इसके जहां पे तीनों मीडियंस मीट करेंगे तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। तो अब ये जो मीडियन है ना बच्चे, यहाँ से ये 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है। ठीक है, और हमारे हिसाब से ये आर भी है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसकी पूरी हाइट को एच ले रही हूँ, ठीक है, तो अगर ये 2 रेशो है, ये 1 रेशो है, तो ये टोटल कितना पोर्शन हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 हो जाएगा ना। मैं आर और एच के बीच में रेशियो फाइंड आउट कर रही हूँ, तो आर कितना पोर्शन है, यहाँ पे ये 2 पोर्शन है, और एच कितना है, यहाँ पे 3 है ना, 2 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी रेशियो क्या आ जाएगी, 2:3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, 2/3 आ जाएगी। जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3r इज इक्वल टू 2h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 3r/2। ठीक है, तो h की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 3r/2। तो ये मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही, बस मैं यहाँ पे लिख लूंगी, ये अगर पूरा पोर्शन h है, h इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3/2r हो जाएगा। ठीक है, और मैं रीजन भी दे रही हूँ इसका, बिकॉज सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। ठीक है, तभी तो ये 2:1 हुई, तो ये पोर्शन 2 है और ये 1 है, तो ये पूरा 3 हो गया ना, तो इसलिए h इज इक्वल टू 3/2r आ जाएगा। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ADB ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बच्चे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, ए बी कितना है, ए है, बी डी इज इक्वल टू किसके बराबर था, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ ए का स्क्वायर, और ए डी जो कि एच बी है उसकी वैल्यू कितनी है, 3/2r। ठीक है, तो इसको मैंने 2 दे दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/2r का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे रीजन दे देंगे फ्रॉम 1 and 2 हो गया। अब मैं ए वाली टर्म्स को एक तरफ कर ले रही हूँ, ए स्क्वायर और ये इधर जाके कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया, 1/4 ए स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये r स्क्वायर। उसके बाद क्या किया हमने, इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अपॉन 1 है, तो ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया, और इधर 9/4r स्क्वायर ये। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रही हूँ इसको, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 9/4r स्क्वायर। और हमारा मोटिव क्या था, हमने करना क्या था बच्चे, a की वैल्यू r की फॉर्म में निकालनी थी, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे a स्क्वायर को इधर रहने दे रही हूँ और बाकी ये जो दोनों टर्म्स है ना इसको इधर लेके जा रही हूँ।
और ये टर्म इधर जाके इसके रेसिप्रोकल हो जाएगी। 4 और 4 की कटिंग हो गई, 3 3 जा 9, तो हमारे पास कितना मिल गया, दैट इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रूट 3 आ जाएगा और r स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू r आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया बच्चे, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था, दैट इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर था, और ये कितना था, पाई आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर की हमने वैल्यू कितनी निकाली है, दैट इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। तो मैंने जब इसमें पुट कर दी वैल्यू, तो ये कितना आ गया, रूट 3 अपॉन 4, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, दैट इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, ठीक है, और नीचे कितना है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 रूट 3 अपॉन 4 आर स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, नीचे वाले टर्म का उल्टा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 3 रूट 3 अपॉन 4 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये उल्टा हो जाएगा तो 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कट गई, तो हमारे पास कितना आ जाएगी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 3 रूट 3 अपॉन 4 और साथ में पाई। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था कि इन दोनों की एरिया की रेशियो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 3 रूट 3 अपॉन 4 पाई। जैसे आपको ये क्वेश्चन आएगा ना, तो देख लेना इसकी वेटेज कितनी है। अगर तो ये जैसे 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आप ये सारा प्रूव करना। अदरवाइज आप किस तरह से कर सकते हो, आप क्या बोलोगे सीधा, यहाँ पे मैं दूसरा मेथड भी बता रही हूँ। अगर ये छोटा क्वेश्चन आया, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे आप, एरिया ऑफ सर्कल तो निकाल ही लोगे। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये कोई सर्कल है और इसके बीच में ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है बेटा, ए बी सी। और ना इसका रेडियस कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू कितना दे रखा है, हमें आर दे रखा है, ये ओ है, तो ये इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये भी आर है। तो आप ना यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, एज वी नो, अगर ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन आ गया, वी नो दैट if a triangle is, if an equilateral triangle is inscribed in a circle, then side of triangle is equal to किसके बराबर होती है, that is equal to रूट 3r, ठीक है। आप इस तरह सीधा भी लिख सकते हो, अगर ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इस तरह से लिख देना। देन फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर ना, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रूट 3 अपॉन 4 और साइड मैंने क्या बोला कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू रूट 3 आर का होल स्क्वायर, और नीचे कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट 3 अपॉन 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे पाई आर स्क्वायर है। फिर उसी तरीके से हम अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 3 रूट 3 आर स्क्वायर, उसको उल्टा कर दिया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर की कटिंग होगी, तो यहाँ पे कितना बच गया, 3 रूट 3 अपॉन 4 पाई, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। तो इन दोनों के एरियाज की रेशियो कितनी आ जाएगी, 3 रूट 3 अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आप तब करोगे अगर आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, तो आप इतना सा क्वेश्चन करोगे, या आपके टीचर्स ने आपको सीधा डायरेक्टली यही वाला लिख के बोला, तब इस केस में क्या होगा, आपको ना यहाँ पे बच्चे ये याद रखना पड़ेगा कि कोई अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होती है, तो उसकी ईच साइड कितनी होती है, रूट 3 आर, ठीक है, रूट 3 आर होती है। तो आप सीधा भी इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हो, तब तो ये छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, पर मैंने आपको इसका पूरा रीजन भी दे दिया कि ये रूट 3 आर क्यों होती है, ठीक है। अगर आप इतना भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर आप लोगों को पता होना चाहिए रूट 3 आर कहाँ से आई वैल्यू, ठीक है। तो रूट 3 आर हमने प्रूव करके भी बता दिया, तो आप देख लेना आपने। 9th क्वेश्चन देखो बेटा, ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r
शो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2/पाई, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.637। बस आपको 2/पाई प्रूव करना है। तो क्या कह रहे हैं बच्चे, एक कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर कोई स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है। तो और जो ये सर्कल है उस सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू आर। तो हम क्या करेंगे बेटा, ए बी सी डी कोई स्क्वायर है मान ले रहे, और ना इसके इस डायगोनल को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये इसका सेंटर है। और हमें पता है बेटा दैट एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल ना, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पोर्शन है ना ए बी सी, ये क्या है, सेमी सर्कल। ये ए सी क्या हो गया, ये इसका जो कि इसका डायमीटर है वो इस स्क्वायर का डायगोनल भी होगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नो दैट रेडियस ऑफ सर्कल आर हो, तो डायगोनल रेडियस का डबल 2r ही हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2r। हमें निकालना है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड को जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, साइड को हमें क्या करना पड़ेगा, आर की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू आर ही दे रखी है। क्या करेंगे बेटा, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अगर मैं इसकी ईच साइड को ए अज्यूम कर ले रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए की वैल्यू आर की फॉर्म में आई जाएगी, ठीक है। लेट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू ए, हमने अज्यूम कर लिया। लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ए है, ठीक है। तो हम बोलेंगे एज स्क्वायर इज किसके अंदर है, इंस्क्राइब्ड, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल के अंदर बना हुआ है, देयरफॉर डायगोनल, डायगोनल किसका, डायगोनल किसका होगा, स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल का डायमीटर होता है और स्क्वायर का डायगोनल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, AC जो इसका डायगोनल है वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, r दे रखा है, ठीक है। एज रेडियस इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू r, ठीक है। नाउ अब इन राइट ट्राइंगल ABC, ये राइट ट्राइंगल तो होगी ना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ईच एंगल इसका 90 डिग्री होगा, ठीक है। कौन सी थ्योरम लगा दी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो मैं पहले भी बोलती हूँ कि हमेशा राइट एंगल मेंशन किया करो, राइट ट्रायंगल जरूर मेंशन किया करो, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट ट्रायंगल में ही लगती है, ठीक है। तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमने पहले ही बोल दिया, इसकी वैल्यू 2r है। 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, और ये हमने A मान लिया, इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो 2r का स्क्वायर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, और ये यहाँ पे कितना आ गया, 2a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। अब हमें करना क्या है, a की वैल्यू r की फॉर्म में निकालनी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली तो ये 2 आ जाएगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ठीक है। तो अब मेरे को क्योंकि यहाँ पे साइड स्क्वायर ही चाहिए, साइड क्या है, a है, ठीक है, तो मेरे को साइड स्क्वायर ही चाहिए, तो मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर रही। अगर आप चाहते हो तो इसको सॉल्व कर लो, तो इसकी वैल्यू √2r आ जाएगी। अगर आप a निकालना चाहते हो तब भी ठीक है, नहीं भी निकालना चाहते हो तब भी हमारा काम तो हो गया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब हमें रेशियो निकालनी है किसकी, एरिया ऑफ स्क्वायर जो रिक्वायर्ड है हमें अपॉन एरिया ऑफ किसका, सर्कल का। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चे, 2r स्क्वायर हमने अभी निकाली है ना, अपॉन पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर और r स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2/पाई, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, दैट इनकी रेशियो कितनी है, 2/पाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी रेशियो कितनी आ गई, 2/पाई, हेंस प्रूव्ड। तो यही हमें प्रूव करना था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो, a hexagon is inscribed in a circle of radius r, show that the ratio of the area of the hexagon to the area of the circle is equal to 3√3/2 पाई।
तो हमें क्या प्रूव करना है कि इन दोनों की रेशियो ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन टू द एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू किसके बराबर है, 3√3/2 ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पे एक सर्कल है और सर्कल के अंदर क्या है, एक हेक्सागन बना है। ठीक है, ये कोई हेक्सागन है, इसके अंदर बना है हेक्सागन, मतलब कि जिस इस तरह की पॉलीगन जिसकी 6 साइड्स हैं। तो मैंने यहाँ पे एक हेक्सागन भी बना दिया। अच्छा बच्चा, जब ना ये आपको पेपर में दिया होगा ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन दी होगी। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों की बुक बड़ी नई सी बुक बनी है ना, तो इसमें थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुई है, तो ये एक रेगुलर हेक्सागन होगी। जैसे ये कोई रेगुलर हेक्सागन है जिसका नाम है ABCDEF। ठीक है, तो इसका नाम ABCDEF है। सेंटर कहाँ है, ये इसका सेंटर है। अगर मैं सिर्फ एंगल AOB की बात करूं, तो ये एंगल कितना एंगल बन जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट एंगल कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री ओ के अराउंड। ठीक है, और ये हेक्सागन 6 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे करके 6 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड होगी ना, हर ट्राइंगल का सेंट्रल एंगल कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 6। लिख रही हूँ, क्या है ओ, क्या है इसमें, सेंटर ऑफ द सर्कल है। लेट ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ठीक है, और साथ में क्या है, एंगल AOB कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये 6 इक्वल ट्राइंगल्स बन गई, 1 2 3 4 5 6, तो ये एंगल 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, टोटल एंगल 360 डिग्री है अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ दिस हेक्सागन अपॉन एरिया ऑफ दिस सर्कल, ये हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ हेक्सागन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारी 6 इक्वल ट्राइंगल्स इसमें अंदर बनेंगी, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है। तो अब देखो बच्चे, ये हम ना क्वेश्चन बड़ी बार कर चुके हैं कि अगर किसी ट्राइंगल का सेंट्रल एंगल 60 डिग्री बन जाता है, तो वो किस तरह की ट्राइंगल बन जाती है, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाती है। ठीक है, मैं लिख रही हूं, एज इन ट्राइंगल AOB एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सेंट्रल एंगल कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या आ गया, ट्राइंगल AOB विल बी अ, क्या हो जाएगी, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने जब लिखा ना ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैं साथ में लिख दूंगी, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि OA R ही है ना, तो ये भी R ही आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3/4, R साइड की कितनी है, दैट इज इक्वल टू R, तो √3/4 साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √3/4 R स्क्वायर की वैल्यू। तो अब हमें यहाँ क्या है, ये तो एक ट्राइंगल की एरिया आ गया, अब हमें निकालना किसका है, हेक्सागन का एरिया। तो एरिया ऑफ हेक्सागन किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ हेक्सागन विल बी इक्वल टू, कितनी ट्राइंगल्स बनी है इसमें, 5 6, तो 6 इंटू √3/4 R स्क्वायर। एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 6 √3/4 R स्क्वायर आ जाएगा। और हमें रेशियो निकालनी है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ हेक्सागन टू द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, दैट इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब रेशियो निकाल देते हैं, एरिया ऑफ हेक्सागन अपॉन एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इसकी ऊपर वैल्यू आई थी 6 √3/4 R स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ गया, पाई R स्क्वायर। ठीक है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लो, फिर इसके बाद इसका हमने रेसिप्रोकल ले लेना है अपॉन 4। तो इसको क्या किया, उल्टा किया, तो ये कितना आ गया, 1/पाई R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, R स्क्वायर और R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी कट रही है। ठीक है, तो ये 2 के टेबल में कट गया, ये 3 और ये 2 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3√3 ऊपर बच गया और नीचे कितना बच गया, 2 पाई, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इतना ही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चाहो तो क्वेश्चन नंबर 5 और 8 की तरह एक्सप्लेन कर देना कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बन गई। अदरवाइज सिर्फ इतना ही इसका लिख देना। ठीक है,
ये मैं पहले भी 2-3 बात बोल चुकी हूँ, ठीक है, पहले करवा चुकी हूँ, इसलिए मैंने साइड पे थोड़ा सा करवा दिया कि अगर आप चाहते हो करना तो करो, ठीक है। तो इसके साथ ही बच्चे ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। अगर आप लोगों को मेरे समझाए क्वेश्चन समझ आए, आपके लिए क्वेश्चन वीडियो हेल्पफुल थी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी भी आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में लिखो, मैं जरूर आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर मैं इसकी ईच साइड को ए मान ले रही हूँ